चलिए पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? परावर्तन। चलिए हेडिंग लीजिए अपवर्तन। समझिए जरा क्या है, कोई बताएगा? अपवर्तन दूसरे तो पढ़ते हो गया। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने अपलंब की ओर हटता है, अपलंब से दूर हटता है। इस क्रिया को अपवर्तन करना। देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर लाइट किसी पृष्ठ पर या सरफेस पर आएगी तो तीन घटनाएं हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि वो लौट जाए, या हो सकता है वो कुछ अवशोषित हो जाए, या हो सकता है कि वो पारगमित हो जाए, दूसरी तरफ चली जाए। हम लोगों ने बात की थी कि जो बीच वाला केस है ये अपने सिलेबस में नहीं काउंट होता, मतलब अवशोषण नहीं करवाना है। बैठ जाओ। तो दो ही प्रोसेस बचते हैं, या तो लाइट लौटेगी और या तो लाइट दूसरी तरफ जाएगी। क्लियर है? तो पहला प्रोसेस था हम लोगों का परावर्तन। उसमें हमने क्या कहा कि लाइट को इसी माध्यम में क्या करना है, लौटना है। उसके लिए व्यवस्था क्या करेंगे कि इधर न जाने पाए, पॉलिश कर देंगे। क्या कर देंगे? पॉलिश। पॉलिश ऐसी करनी है कि लाइट इस तरफ न जाए। बताया था कि सिल्वर की पॉलिश सबसे अच्छी मानी जाती है, 96% लाइट को ये वापस भेज देती है। क्लियर? अब अगर मान लीजिए पॉलिश नहीं लगाई है तो फिर लाइट दूसरी तरफ आएगी, और जब लाइट दूसरी तरफ आएगी तो अपने पाथ से, जो उसका ओरिजिनल पाथ है, उससे क्या हो जाएगी, कुछ विचलित होगी, कुछ डेविएट होगी। अब वो विचलित कहाँ होगी? हो सकता है सीधे आ रही थी, जाना कैसे था सीधे, तो हो सकता है इस तरफ चली जाए, हो सकता है जाना था ऐसे, इस तरफ चली जाए। कोई भी फिनोमेना हो सकती है। कैसे होगी वो हम लोग को समझना है। क्लियर है? तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। अब इस अपवर्तन को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी है, दो तरह के माध्यम हमें समझने हैं। भाई क्या कहा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो दो तरह के माध्यम है, ध्यान से समझिएगा। एक माध्यम को बोलते हैं प्रकाशिक सघन माध्यम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और दूसरे को बोलते हैं प्रकाशिक विरल। अब ये पहली बार बताने के लिए वर्ड इतना यूज कर लिया है प्रकाशिक, आगे नहीं तो बाकी बोलचाल की भाषा में सघन और विरल ही चलता है, ऑप्टिकली रेयर। ठीक, कैसे पहचानते हैं कौन सा माध्यम सघन है कौन सा विरल है? उसके लिए चेक करने का बहुत देखिए तरीका। ये आपने वर्ड पहले सुना होगा कहीं ना कहीं, सघन या डेंस। डेंस से मिलकर बना डेंसर। बेसिकली जंगलों के लिए वर्ड यूज होता है डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल। घने जंगल मतलब ये है कि जहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा हो और पास पास हो, मतलब भीड़ क्या हो ज़्यादा। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो पहचान क्या है कि ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश किरणें धीमी गति से चले, और इसी का अपोजिट ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश किरणें तीव्र गति से चले, तेज चले। जैसे आप ही हैं, बाजार में जाते हैं, भीड़ ज्यादा है, धीमे चलते हैं, खाली जगह पे चलते हैं तो तेज चलते हैं। तो ऐसे ही लाइट का भी है, अगर भीड़ ज़्यादा है मतलब मीडियम कैसा है, डेंसर, तो धीमे धीमे चलेगी। अगर भीड़ नहीं है, रेयर मीडियम है, तो फिर कैसे चलेगी? तेज चलेगी। क्लियर है? अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा माध्यम सघन है कौन सा विरल है? इसके लिए इनके पास एक पहचान होती है, उस पहचान को बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं उसको? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको दिखाते हैं, कुछ लोग एन से दिखाते हैं, कुछ लोग म्यू से दिखाते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। लो स्टैंडर्ड में एन चलता है, हायर स्टैंडर्ड में म्यू चलता है, तो म्यू पढ़ते हैं। नाम सुना होगा इससे पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं बताता, यही बताता है कि कोई मीडियम कितना डेंस है। क्या बताता है ये?
डस्टर से ज़्यादा हाथ साफ कर रहा है, देखो ये हाल होता है। किसी माध्यम की सघनता की माप, कोई माध्यम कितना सघन है मतलब कितना डेंस है, कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा माध्यम उतना ही ज़्यादा डेंस, यानी उतना ही ज़्यादा सघन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो माध्यम क्या है? विरल है। अगर आपको दो माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दें, जैसे एयर का होता है 1 तो वाटर का होता है 1.33, तो कौन सघन है? पानी। समझ रहे कि नहीं? आपको चलना है तो वायु में ज़्यादा तेज चलेंगे कि पानी में ज़्यादा तेज चलेंगे? सघन में चलने में स्पीड क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। पानी में चलते हैं कम तेज चल पाते हैं, बालू में चलने लगी और धीमे चल पाएंगे। तो वो सब चीज़ें एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। किसी मीडियम की अगर आपको सघनता पता करनी है तो किसकी बात करनी पड़ेगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। उसका सूत्र भी अलग होता है, उसकी बात करेंगे। क्लियर है? सबसे कम जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होती है? 1। ठीक है, बाकी ये हमेशा क्या होगा? 1 से ग्रेटर देन। 1 से कभी छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी बात करेंगे। और 1 कहाँ के लिए होगा? बेसिकली तो वैक्यूम के लिए, निर्वात जिसे बोलते हैं। लेकिन हम लोग के सिलेबस में वैक्यूम और एयर को एक ही माना जाता है। हालांकि दोनों एक नहीं है, बहुत अंतर है। वैक्यूम का मतलब जहाँ कुछ ना हो, किसी भी तरीके का कोई पार्टिकल ना हो। लेकिन एयर में आप जानते हैं कि एयर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। एयर है तो एयर में कुछ ना कुछ तो होगा ही। डस्ट है, मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल्स है, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से वैक्यूम एयर को क्या माना गया है? सेम माना गया है। और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। बात क्लियर है? अब इन मीडियम के हिसाब से डिसाइड होगा कि जो लाइट आ रही है वो किस तरफ जाएगी। मतलब जहाँ जाना था, जैसे ये क्या है? इस सरफेस का नॉर्मल जो डॉट लाइन से दिखाया है। अब जो पहली वाली लाइट इधर बनाई है, इसका मतलब है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, जाना था इसको एक्चुअली में इधर, इस तरफ नॉर्मल है, तो ये कहाँ गई है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दूसरी केस जो बनाया है, जाना था इसको इस तरह, इधर नॉर्मल है तो कहाँ चली गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर। निर्भर करेगा कि आपका माध्यम कैसा है। देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर इसका अलग अलग डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और यहाँ पर क्या है? μ2। और मान लेते हैं कि μ1 इज ग्रेटर देन क्या है? μ2। मतलब इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक ज़्यादा है और इस वाले का अपवर्तनांक क्या है? कम है। अपवर्तनांक ज़्यादा है मतलब ये क्या है? डेंसर। मतलब ये क्या है? सघन। और ये क्या है? विरल। अब मान लीजिए अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, क्लियर है, तो इसको कहाँ जाना है? कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? अभिलंब से दूर। जाना था सीधा, चली गई अभिलंब से दूर। आपतित किरण जो आ रही है वो आपतित किरण है, जो जा रही है वो कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। अभिलंब जिस तरह वहां पर भी नियम था, कोण हमेशा कहाँ से नापते हैं? अभिलंब से। तो यहाँ पर भी कोण कहाँ से नापेंगे? अभिलंब से। आई आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका क्या होगा? अपवर्तन कोण आर। ठीक है, लेकिन यहाँ आई बराबर आर नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा नियम लगता है, स्नेल्स का नियम। उसकी भी बात अभी कर लेते हैं। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल, आप दूसरा भी डायग्राम बना सकते हैं। अगर इस बार कंडीशन चेंज हो जाए, ये μ1 ही रहे, ये μ2 ही रहे, लेकिन इस बार μ2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाए? μ1। यानी कि ये क्या हो जाए? विरल, और ये क्या हो जाए? तो लाइट रे जब यहाँ से आएगी तो इसको जाना था सीधे, लेकिन ये कहाँ जुड़ जाएगी? अभिलंब की तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये एंगल आई है, ये एंगल क्या है? बात समझ रहे हैं? ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे? अपवर्तनांक देख के। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है वो डेंस है, जिसका अपवर्तनांक क्या है? कम है, वो रेयर है, मतलब वो विरल है। ठीक है। रेयर से डेंसर में जाएंगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है? जो इसमें आपके मतलब लग रहा है उसको नोट कर लीजिए।
कुल 8 क्लासें हैं, उसमें फिजिक्स का खत्म कर देंगे भैया, खत्म असंभव है। 8 में से एक क्लास पिछली बार गर्मी में चली गई, आज भी लाइट नहीं आ रही, लेकिन आज मौसम सही है, बरसात हो रही थी, देखो अभी भी भीगा हुआ हूँ। बरसात में पढ़ाने में समस्या नहीं है, देखते हुए आ जाएंगे, गर्मी में नहीं पढ़ा पाएंगे, समस्या है। मिटाएं, आगे बढ़े। देखिए वहां पर आपने परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे, पहला I बराबर R और दूसरा तीनों एक ही प्लेट में रहती है, एक ही तल में। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा नियम क्या है। मान लीजिए ये प्रकाश किरण आई, ये कोण I है, कहीं भी चली जाए, दूर पास इससे मतलब नहीं है, अपवर्तन हो रहा है, ये कोण कितना है R। मान लीजिए ये μ1 है और ये क्या है μ2, जो हमने चित्र बनाया है इसके हिसाब से μ1 बड़ा है किससे, μ2 से, तो ये कहाँ जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्थ, इसका मतलब ये क्या है, रेयर। तो देखिए क्या कहता है पहला नियम कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण का साइन ले लें और इसका क्या ले लें साइन, तो ये जो वैल्यू होती है ये μ2/μ1 के इक्वल होती है। मतलब बेसिकली ये लॉ कहता है कि रेशियो किसका किसका, आपतन कोण, इसको अगर शुद्ध हिंदी बोला जाए तो इसको बोलते हैं आपतन कोण की ज्या, साइन का मतलब होता है ज्या, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या रहता है, कांस्टेंट। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई नंबर है और दूसरा भी क्या है, कोई नंबर है, नंबर में नंबर से डिवाइड करोगे तो एक और नंबर मिलेगा, और नंबर हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो बेसिकली लॉ क्या था, ध्यान समझिएगा कि जो साइन आई है और जो साइन आर है, इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये है स्नेल का नियम। अब ये होता कितना है, तो ये इतना होता है μ2/μ1। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, ध्यान दीजिएगा, साइन आई बाई साइन आर, इसको लिखते हैं μ21। जो पास में लिखा है वो न्यूमरेटर मतलब ऊपर अंश में, जो दूर लिखा है वो डिनोमिनेटर मतलब कि हर में। और इसको लिखने का एक तरीका है साइन आई बाई साइन आर 1μ2, जो राइट में लिखा है वो ऊपर रहेगा, जो लेफ्ट में लिखा है वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। लेकिन इसको आप इस तरह याद ना करें, लोग इसी तरह याद करते हैं साइन आई बाई साइन आर μ2/μ1। इसमें समस्या है, मान लीजिए समस्या ये है कि आपने आपसे किसी ने पूछा कि स्नेल का नियम बताइए, आपने तुरंत ये बता दिया। अब इसमें एक झाम है, झाम ये है कि मान लीजिए कि ये आपका आपतन कोण I है, ठीक, और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण R। ब्रह्मा जी ने तो कहा नहीं कि इसको μ1 मानेंगे, मान लीजिए इसको μ2 मान लिया और इसको μ1 मान लिया, सेवा हो गई समाप्त, सेवा हो गई समाप्त। ठीक है, हो गई कि नहीं, समाप्त हो गई। तो μ2/μ1 गलत ना हो जाएगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपको इतना याद रखिए, देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दो जरा, तो μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। इस लाइन का मतलब ये है कि जिस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे उसी तरफ का एंगल लेंगे। जैसे μ1 यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहीं का एंगल लिया है, इक्वल करके यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का एंगल। अब अगर कोई पूछेगा इस डायग्राम में स्नेल लॉ बताइए, तो हम कुछ ना करेंगे, हम यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे और यहाँ का एंगल लेंगे, फिर यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे और यहाँ का एंगल लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। क्या बन जाएगा, स्नेल लॉ। किसी भी चीज़ को याद ना करें, मतलब रटे नहीं, रटने में हर जगह समस्या है, ठीक है ना, क्योंकि रटते आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को है, उसने चेंज किया फिर आप फंस जाएंगे। सिंपल तरीका है, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का एंगल, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का एंगल। बात क्लियर है। दूसरा लॉ वही है जो वहाँ का, क्या, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होंगे। थोड़ा सा मैंने आपको पिछली बार आइडिया तल का भी दिया था कि तल कहाँ से बनता है, हालांकि वो मैथ का टॉपिक है, मैथ में आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, बड़ा बड़ा जो भी करना है स्टार बना बना के नोट करिए पॉइंट वाइज। क्लासेस बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। क्लासेस ये लोग अरेंज करते हैं सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से, लेकिन सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से सब्जेक्ट खत्म नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी कोचिंग होगी सरकारी प्राइवेट जिसमें 8 महीने में खत्म करा दी जाती हो।
ये लोग कहते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा ये भैया। आगे बढ़े। लिख लिया है मतलब भर का। अपवर्तनांक के बारे में एक दो बातें और जान लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपवर्तनांक म्यू, इसका फॉर्मूला होता है C/V। C जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है, और ये उस माध्यम में चाल है जिस माध्यम का अपवर्तनांक आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक, ये जो C की वैल्यू है हमेशा फिक्स होती है, सब लोग जानते होंगे, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। क्लियर है। जो निर्वात का और वायु का आपने अपवर्तनांक एक लिखा था वो यहीं से आता है। मान लीजिए आपने माध्यम भी क्या ले लिया, निर्वात ले लिया, तो जो माध्यम में चाल है वो भी कितनी हो जाएगी, C, और C से C क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दूसरी चीज, म्यू की वैल्यू 1 से छोटी क्यों नहीं हो सकती, उसको भी समझ लीजिए। ये जो चाल होती है अधिकतम होती है, इससे ऊपर अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है। मतलब न्यूमरेटर के साथ कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर है मैक्सिमम से मैक्सिमम ले जाओगे तो उसके बराबर आ सकता है। ये v कभी c से बड़ा नहीं हो सकता, v c के बराबर हो सकता है। कब, जब आपका माध्यम वायु हो या क्या हो, निर्वात हो। समझ रहे हैं। लेकिन ये v कभी c से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर आपका न्यूमरेटर हमेशा बड़ा है तो ये वैल्यू हमेशा 1 से क्या मिलेगी, बड़ी। जब ये दोनों बराबर होंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1। जो म्यू की वैल्यू है वो कभी 1 से छोटी नहीं हो सकती। बात क्लियर है। मिनिमम वैल्यू 1, फिर 1 से ऊपर। एक दो फेमस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको याद रखा करिए। वाटर का 1.33 और ग्लास का 1.5, इनका यूज ज़्यादा होता है। 1.33 का मतलब है 4/3 और ये है 3/2। अब देखिए क्वेश्चन जब इससे बनते हैं तो एप्लीकेशन पे बनते हैं कि ये चीज़ दिख रही है, बताइए क्यों। तो इसका वो सीधा सा फंडा है अपवर्तन का। जितनी भी ऐसी फिनोमिना हैं जिनमें आपको वास्तविकता नहीं दिखाई दे रही है, मतलब आपको आभास हो रहा है किसी चीज का, वो सब अपवर्तन है। जिन भी चीजों में आपको वास्तव में वस्तु न दिखाई दे, कहीं और दिखाई दे, जहां है वहां ना दिखाई दे, कहीं और दिखाई दे, वो सारे एग्जाम्पल अपवर्तन के हैं। तैयारी इस तरह की जाती है, छांट लिया जाता है। जब ये इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो कौन सा फिनोमिना है, बहुत सारी फिनोमिना है, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण, तमाम है, लेकिन उसकी कैटेगरी भी है। जैसे कह दे कि पेंसिल को पानी में डुबोया, पेंसिल उठी हुई दिख रही है, मुड़ी हुई दिख रही है, अपवर्तन। जब भी कहते कि जो है वो नहीं दिख रहा, सिक्के को पानी के गिलास में डाला, सिक्का उठा हुआ दिख रहा है, अपवर्तन। तारे टिमटिमा रहे हैं, अपवर्तन। टिमटिमाने का मतलब है कि अपनी जगह पे आप वो नहीं देख पा रहे। भाई टिमटिमाने का मतलब क्या है, मान लो तारा यहाँ पर है, एक बार यहाँ दिखाई दिया, थोड़ी देर बाद यहाँ दिखाई दिया, इसी को तो टिमटिमाना बोलते हैं कि यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, फिर दूसरी बार यहाँ दिखाई दिया, यही तो टिमटिमाना है। टिमटिमाना बात समझ रहे हैं ना, टिमटिमाने मतलब लप जब यही है, लप जब, समझ रहे हैं ना। जब कोई चीज वास्तव में जहाँ है वहां ना दिखाई दे, उसके अलावा कहीं दिखाई दे, इसका मतलब है अपवर्तन। क्लियर है। अपवर्तन के उदाहरण पानी में पड़े सिक्के का उठा हुआ प्रतीत होना, ठीक, तारों का टिमटिमाना, ठीक। एक और फिनोमिना होती है, अगर आपको मालूम हो, जो सूर्यास्त और सूर्योदय होता है, सनसेट और सनराइज, वो 2 मिनट पहले हो जाता है एक्चुअल से। तो जहां भी कोई चीज एक्चुअल से हट के होगी, अपवर्तन। जो सूर्य हम लोग देखते हैं, सनराइज जो है वो 2 मिनट पहले, और सनसेट जो है वो 2 मिनट बाद, उसको बोलते हैं एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। सनराइज जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है, 2 मिनट पहले हो जाता है एक्चुअल से, हम लोग को दिखने लगता है सन, एक्चुअल में राइज उसके बाद में होता है। और सनसेट जो है वो क्या है, डिलेड है, मतलब हो गया लेकिन फिर भी दिख रहा है 2 मिनट तक। तो जो वास्तव में है वो ना दिखाई दे, कुछ और दिखाई देने लगे,
सब किसके उदाहरण है? अपवर्तन के। अपवर्तन कई तरह के होते हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब ये वायुमंडल के कारण है। और ये जो सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय 2 मिनट पहले, सूर्यास्त 2 मिनट बाद, ये भी यही वाला है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो मेन कहानी किसकी है? रिफ्रैक्शन की। ठीक, और क्या है इसमें? और इससे कई एग्जाम्पल हैं, पेंसिल आधी टूटी हुई दिखाई देना, मुड़ी हुई दिखाई देना, मतलब जो हो रहा है वहाँ दिखना। ठीक है, क्या है, किसके एग्जाम्पल है? सब अपवर्तन के। इसको आप शॉर्ट में स्टार बनाकर कहीं लिख लेंगे। जब किसी वस्तु की आभासी स्थिति प्रतीत हो तो कारण क्या होगा? अपवर्तन होगा। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नाम परावर्तन का है, लेकिन काम अपवर्तन परावर्तन दोनों का है। शुरू करें। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि जिस माध्यम से लाइट जा रही हो, मतलब निकल रही हो, जो सोर्स है आपका, वो हमेशा डेंसर मीडियम में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। और जिस तरफ लाइट जा रही हो वो हमेशा कहाँ होना चाहिए? मिरर में। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ हो नहीं सकता। सारी कहानी कहाँ शुरू होती है? यहाँ से, कि जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से जाए? सघन माध्यम से विरल माध्यम। ठीक, चलिए जरा समझते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट ये गई, तो ये यहाँ पे क्या होगा? अभिलंब होगा इस पृष्ठ पर। बोलो, इसको कहाँ जाना है? अभिलंब से दूर। कहाँ जाएगी? अभिलंब से दूर। ये इधर की तरफ मुड़ गई। ठीक, ये है I और ये है। ठीक, एक फिनोमेनन और होती, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई प्रकाश किरण सीधे अभिलंब की दिशा में चली जाए, मतलब बिल्कुल सीधा, फिर उसका कोई भी अपवर्तन नहीं होता। कहाँ चली जाती है? सीधा। ठीक है ना? अगर इसी के साथ चली जाती है तो फिर कहाँ निकलती? सीधा। किसी कोण पे जाएगी तो फिर क्या होगा? अपवर्तन। तो ये ऐसे गई, सघन से मिरर, अभिलंब से दूर हट गई। आपको करना ये है कि इस आपतन कोण का मान थोड़ा बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब इसको थोड़ा और तिरछा करिए। तो इस बार इसको ऐसे देखिए, पहले अभिलंब, जो बिना कलम ये वाले होते हैं हाई स्कूल में, वो पहले रिजल्ट बनाते हैं। आई थोड़ा सा बड़ा होगा। जब आई बड़ा होगा तो ये और डिस्टर्ब करेगी। भाई बात समझिएगा, जाना था इसको सीधा इस तरह, अभिलंब से दूर हटी,
अब इसको जाना था कहाँ, इस तरह सीधा, अब विलंब से दूर हटना है तो और किनारे की तरफ मुड़ेगी कि नहीं, अब मुड़ गई इस तरह। ठीक, ये हो गया इस बार आपका आर। बोलो, चलिए थोड़ा और बढ़ाइए आई को, थोड़ा और बढ़ाना है तो यहाँ से बनाइए अविलंब और यहाँ से बनाइए पहले आपके किरण, और बढ़ा। अब देखो जरा ध्यान से समझना, जैसे जैसे तुम किसका मान बढ़ा रहे हो, आपतन कोण का आई का, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ रहा है। इसको तुमने और बढ़ाया, इसको तुमने और बढ़ाया। अब जब तुम इसको और बढ़ाओगे तो ये और बढ़ेगा, बढ़ के ये कहाँ पहुँच जाएगा, इधर। भाई बात समझिए ना, देखिए ऐसे मुड़ी, थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और मुड़ी, और बढ़ाएंगे तो और मुड़ेगी। तो इस कंडीशन पे आकर ये एंगल कितना हो गया है 90। कौन सा एंगल है ये, आर। जिस एंगल पर, जिस इंसिडेंस एंगल पर, जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण, सी, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 हो जाए। ठीक, अब थोड़ा सा और बढ़ाइए, मान लीजिए जो आपका ये आई है इस बार ग्रेटर देन हो गया किससे, सी से, तो ये इतना मुड़ते मुड़ते यहाँ तो पहुंच ही चुकी है। अब ये जब और मुड़ेगी तो लौट आएगी। ये हो गया, क्या हो गया, ये जिस माध्यम से गई उसी में लौट आई। क्या हो गया ये आपका पूर्ण आंतरिक। अच्छा, बात ये आती है कि परावर्तन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इतना ड्रामा कैसे किया है। तो शीशा रख देते, मिरर खट से लौट जाती, इसका इतना ज़्यादा क्यों पूरी महाभारत रच डाली। इसके पीछे एक कारण है, जब प्रकाश का परावर्तन दर्पण से होता है तो जितनी बार परावर्तन होगा कुछ न कुछ जो ऊर्जा है वो क्या होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी। तुम सोचो कि हम एक, जैसे यहाँ हमने लाइट भेजी, वहाँ वो मिरर लिए खड़ा है तो ऐसे मिरर से टकराई और इधर हो गई। अब सोचो कोई दूसरा मिरर ऐसे लिए खड़ा हो, वहाँ से टकराए, वहाँ चले जाए, तो हम बहुत दूर तक नहीं भेज पाएंगे। अगर आप सोचें कि हम व्यवस्था कर लें, जैसे मान लीजिए हर किनारे पर आपने क्या लगा रखी है, जैसे यहाँ पे एक मिरर इधर, एक मिरर, एक लेजर, अब यहाँ से लेजर लाइट लगाई, उधर गई, परावर्तित होकर उधर आई, फिर उधर गई, फिर उधर गई, फिर उधर गई, लेकिन ऐसा बहुत देर तक ना चल पाएगा, कुछ समय तक चल पाएगा, क्योंकि जितनी बार परावर्तन होगा कुछ ना कुछ उसकी ऊर्जा क्या होगी, खत्म होगी। 2%, 4% हर बार खत्म हो रही है। 10-20 बार जब उसका परावर्तन होगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहानी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी खास बात ही यही है कि जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो ऊर्जा का एक भी नुकसान नहीं होता है। इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं, सिग्नल्स को भेजने में। जो आजकल अगर आपने नाम सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसी पर बेस्ड है, किस पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ये जो एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर ये सब चल रहा है, इनकी केबल ये वाली नहीं होती है जो केबल आपकी पहले चला करती थी कि बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगवा लिया है। ये लोग ज़्यादातर अपनी केबल, मतलब यहाँ तो बांदा में तो चलो ठीक है, क्योंकि बांदा का कल्चर ही है ये। जब आप बांदा से निकले तो आपको रोड में जो खंभे रहते हैं उसमें जब तक तार का माया जाल न दिखाई दे तब तक पता नहीं चलता कि बांदा है। बड़े शहरों में ये सब नहीं है, अंडरग्राउंड वायरिंग चलती है सब। उसका एक कारण भी है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और महंगी के साथ साथ ये फ्रगाइल होती है। फ्रगाइल का मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं भंगुर, थोड़ा सा गिरा टूट गया, जैसे कांच है, कांच के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, मजबूत तो है लेकिन अगर गिरेगा तो फिर खत्म। इसी तरह ये ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, इसलिए इनकी फिटिंग कहाँ करते हैं, जमीन के अंदर, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर से सिग्नल भेजते हैं, कौन वाले, ये जो आपके 5G और ये जो 4G वगैरह चल रहा है, ताकि कहाँ चले जाएँ, दूर तक चले जाएँ। अगर आपको याद हो पहले जब ये चला करता था आपका, चाहे ब्रॉडबैंड मान लीजिए और चाहे जब आपकी ये इनका चलन बहुत ज़्यादा नहीं था, टाटा स्काई और डिश टीवी, इसके पहले DTH केबल चला करती थी। तो केबल में होता ये था कि जैसे मान लीजिए एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में हर 4 खंभे छोड़ के, 4 खंभे छोड़ने का मतलब अपने बांदा के मोहल्ले इस तरह के हैं कि एक गली है कोई मोहल्ले की, तो उसमें एक खंभा इस तरफ लगा रखा है लाइट का, एक खंभा इस तरफ लगा रहता है, तो हर 4 खंभे छोड़ के एक एम्पलीफायर लगा रहता था। जैसे तुमने फोन किया कि भैया आ नहीं रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो ठीक है आते हैं, एक छोटा सा एम्पलीफायर लाता था, तुम्हारे घर के बगल वाले खंभे पे लगा देता था। एम्पलीफायर का काम होता है सिग्नल को बढ़ाना। आप लोग की क्लास में कई लोग माइक लेके आते हैं पढ़ाने, जो माइक का जो साउंड बॉक्स है उसका नाम है पर्सनल एम्पलीफायर। क्या नाम उसका, पर्सनल एम्पलीफायर। शॉर्ट उसमें डिब्बे में देखना, वहाँ डिब्बा रखा, उसमें PA लिखा होगा, पर्सनल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब होता है एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई माने किसी भी चीज को बढ़ा देना।
अब अगर वो वॉइस का एम्पलीफायर है तो वॉइस को बढ़ा देगा, आप धीमे धीमे बोल रहे हैं उसमें तेज तेज वॉइस निकल रही है। सिग्नल का एम्पलीफायर है तो सिग्नल को बढ़ा देगा। तो एम्पलीफायर करता क्या है, आपके घर की जो डिश थी वो क्यों झिलमिला रही है, सिग्नल सही से नहीं पहुंच रहा। तो वो सिग्नल क्यों नहीं पहुंच रहा, क्योंकि सिग्नल वायर के थ्रू आ रहा है। मतलब उनका ऑफिस कहाँ है, आवास विकास में, सिग्नल भेज रहे हैं इंदिरा नगर में, थोड़ी दूर तक गया उसके बाद ढेर हो गया। तो करते क्या है, एम्पलीफायर लगा देते हैं, एम्पलीफायर सिग्नल को बढ़ा देता है तो आपके घर में सही साइन लगी। अब उसके बाद टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसके बाद अब ये वाला सिस्टम आ रहा है। जैसे आप देखते होंगे एयरटेल की ही वो आने लगी है, डीटीएच आने लगी है। तो एक ही फाइबर के थ्रू वो डीटीएच का कनेक्शन भी दे रहे हैं और इंटरनेट का कनेक्शन भी दे रहे हैं। तो वो फाइबर केबल अब दे रहा है। फाइबर केबल में क्या है, ध्यान नहीं है कि हर खंभे में फाइबर लगा के चले आ रहे हैं। ब्रॉडबैंड में क्या होता है कि ब्रॉडबैंड में भी स्पीड धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। जो ब्रॉडबैंड का सेंटर है वहाँ स्पीड कुछ और है, घर पर कुछ बता रहे हैं 50 Mbps मिलेगी, मिल रही है 5 Mbps। क्यों, क्योंकि सेंटर है उनका 5 किलोमीटर दूर, आप नेट चला रहे हैं 5 किलोमीटर दूर। लेकिन फाइबर में सब नहीं है, फाइबर में स्पीड खूब अच्छी होती है क्योंकि सिग्नल का लॉस नहीं होता है। और लॉस क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस पर बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब उसमें सिग्नल को भेजते हैं फाइबर केबल के अंदर से, इस तरह की होती है फाइबर केबल डबल कोडिंग की। तो जब यहाँ से सिग्नल जाते हैं तो उनका बार बार क्या होता रहता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन करते करते सिग्नल मूव करता रहता है। तो सिग्नल की एफिशिएंसी और एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं TIR के। मिराज का नाम सुना होगा सबने, हिंदी में बोलते हैं मृग मारीचिका, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग चलती है। इसका मृग मारीचिका का मिराज से कोई दूर तक लेना देना नहीं है। ये मृग मारीचिका नाम कहाँ से पड़ा, कि वो रेगिस्तान में जो मृग टहल रहे हैं, मृग माने हिरन, वही रामायण वाला हिरन, वो मर गया पानी की तलाश में, तो नाम हिंदी वालों ने रख दिया मृग मारीचिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिराज। मिराज का मतलब ये है कि वही कहानी आई फिर से, जो है वो दिखे नहीं। तो देखो अब उसका नाम भले आगे चल के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, लेकिन उसकी शुरुआत अपवर्तन से ही हुई थी। पेड़ है नहीं दिख रहा, पानी है नहीं दिख रहा है, TIR मिराज। आप गर्मियों में जाते हैं रोड में तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पानी दिखता रहता है रोड पे, थोड़ी गाड़ी आपकी आगे बढ़ती है पानी आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ते हैं। इस तरह तुम बुद्धिमान आदमी हो, तुम जान रहे हो पानी नहीं है, लेकिन अब कोई हिरन टहल रहा है, कोई जानवर, उसको लगा कि आगे पानी है, थोड़ी दूर और दौड़ लेता हूँ पानी मिल जाएगा, थोड़ी दूर और दूर तो पानी और आगे चला गया। और ये सब केवल गर्मियों के दिन में ही आपको देखने को मिलेगा। जब धूप बिल्कुल कैसी हो, तेज हो, तभी ये सब मिराज वगैरह दिखता है। इसकी पूरी वर्किंग है, कैसे पेड़ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है और उसकी इमेज बनाती है। जो वहाँ पर दिखता है उनको रेगिस्तान में जानवरों को, वो पानी नहीं दिखता बेसिकली। वो बेसिकली क्या दिखता है कि उनको पेड़ की इमेज दिखती है। पेड़ की क्या दिखती है, इमेज। जैसे पेड़ ऊपर की तरफ लगा है तो पेड़ की इमेज नीचे दिखती है जमीन पे। तो कॉमन सेंस जानवरों के अंदर भी होता है। जैसे हम ही लोग हैं, किसी चीज़ की इमेज दिख रही है तो हम लोग क्या अंदाजा लगाएंगे कि नीचे पानी है। जैसे किसी पानी तालाब के बगल में कोई पेड़ होगा तो पेड़ की परछाई दिखेगी कि नहीं तालाब में, तो वो लोग ये गेस लगाते हैं कि क्योंकि पेड़ की परछाई दिख रही है जमीन पे, तो इसका मतलब जमीन में पानी है तब दिख रहा है। लेकिन वो पानी की वजह से परछाई नहीं दिख रही, वो परछाई इसकी मिराज की वजह से दिख रही है। तो वो पानी की तलाश में जाते जाते थोड़ी देर बाद शहीद हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं। तो ये TIR के एग्जाम्पल, एक तो ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा मृग मारीचिका, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। हीरा चमक रहा है, वो हीरे की खासियत नहीं है, वो TIR की खासियत है। ठीक है, हीरे की कोई क्वालिटी नहीं है। हीरे की एक बहुत खराब आदत है, अगर हीरा कहीं से हल्का सा उसके किनारे से वो खटक गया, जैसे बोलते हैं हल्का सा, पूरे हीरे की स्थिति हो गई, किसी काम का नहीं है, पहले चाहे जितने करोड़ों का रहा हो। क्योंकि अगर उसमें जरा सा भी एंगल डिस्टर्ब हुआ किसी भी एज, किसी भी कॉर्नर से, भाई उसमें है क्या हीरे में कि एक बार वो इस तरह से उसकी जो एजेस होते हैं वो कटे रहते हैं कि जहाँ एक बार लाइट अंदर जाए तो फिर बाहर ना निकल पाए, हमेशा अंदर ही अंदर क्या होती रहे, टहलती रहे, कहीं इधर से इधर से इधर इधर इधर, तो क्या होता है, चमकता रहता है। अब मान लीजिए एक आपका जो इसका कॉर्नर है वो डिस्टर्ब हो गया हल्का सा, वो एंगल डिस्टर्ब हो गया, मान लो जब उस कॉर्नर पे लाइट पड़ेगी तो नहीं लौटेगी, बाहर निकल जाएगी, तो खत्म, हीरा सिंपल कांच बचा 10 रुपये वाला। समझ रहे कि नहीं। इसीलिए हीरे में यही सबसे क्या है, देखने वाली बात रहती है कि कहीं से डैमेज ना हो। प्रिज्म की भी यही खास बात है, प्रिज्म अगर हल्का सा डिस्टर्ब हो गया, टूट गया हल्का सा, जैसे आप समझ रहे हैं प्रिज्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर वो बहुत बड़ा नहीं है, अगर वो इस किनारे से हल्का सा क्या हो गया, टूट गया, तो फिर वो पूरा प्रिज्म बेकार है, उसका कुछ काम वाम का नहीं है। समझ रहे हैं।
जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो TIR के 3 एग्जांपल याद रखना है। कहाँ गया ये ऑप्टिकल फाइबर, मिराज और तीसरा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, मृगमरीचिका और ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का यूज सिग्नल को दूर तक भेजने में किया जाता है बिना किसी लॉस के। जब बिना किसी लॉस के सिग्नल कहाँ भेजना हो, दूर तक भेजना हो, तो इसका यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर अगर पूछता है ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो ऑप्टिकल फाइबर TIR पे काम करती है। आखिर TIR की आवश्यकता क्या है? तो TIR की आवश्यकता यह है कि सिग्नल का लॉस नहीं होता, एनर्जी का लॉस नहीं होता है, दूर तक सिग्नल जा सकता है। बात क्लियर है इतनी? TIR के बारे में 3 बातें याद रखनी है। क्या? मृगमरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। क्लियर है? दिक्कत हो क्या रहा है? कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि लाइट को डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। अगर नहीं जा रही है तो कुछ व्यवस्था नहीं हो सकती, सब खराब हो गया। बात समझ रहे हैं? डेंसर से कहाँ जाना है? रेयर। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एक निश्चित आपतन कोण पर, जिस पर अपवर्तन कोण 90 हो जाए, उसको कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 कंडीशन निकलती हैं। पहली कि लाइट रे को जाना चाहिए डेंसर से रेयर, ठीक है, और TIR होने के लिए दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका आपतन कोण है उसका मान हमेशा क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए? क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। क्रांतिक कोण के लिए सूत्र होता है n बराबर 1/sin c। जैसे किसी माध्यम का आपको क्या निकालना है? क्रांतिक कोण निकालना है, तो उसका अपवर्तनांक म्यू मानो। अभी तक म्यू मान लेते तो म्यू n ना मानो। म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। जैसे आपसे किसी ने कहा कि आपके पास ये बोर्ड है, बताइए इसके लिए क्रांतिक कोण कितना होगा? क्रांतिक कोण का मतलब ये है, हमको पता चला कि क्रांतिक कोण 30 है, तो हम लाइट रे को 31 में भेजेंगे, मतलब क्रांतिक कोण से ज़्यादा में भेजेंगे। तो इसका आप मान रखिए, इसका अपवर्तनांक निकालिए भाई। जिस भी मटेरियल का ये बना होगा उस मटेरियल का अपवर्तनांक इस सूत्र में रखिए और C का मान निकालिए। मान लीजिए C का मान आया 25, तो अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है तो लाइट को 26 पे भेजना पड़ेगा कम से कम। 26, 27, 28 जिस पे भेजना हो, 25 से कम में काम नहीं चलेगा। तो ये सूत्र है क्रांतिक कोण को निकालने का। किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए, माध्यम के लिए अगर आपको क्रांतिक कोण निकालना है तो ये सूत्र से आप निकाल सकते हैं। जैसे कोई मुझे पानी के लिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पानी का अपवर्तनांक रख दो, उसके लिए देखो इसका मान कितना आ रहा है। कांच के लिए निकालना है तो कांच का अपवर्तनांक रखिए, देखिए कितना आ रहा है। उससे ज़्यादा में लाइट को भेजना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? उससे ज़्यादा होना चाहिए। म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। क्लियर है? और आगे बढ़े। बरसना चाहिए पानी, तो तब नहीं बरसना चाहिए। ये बरस जाए बढ़िया तो कोई क्लास ना चले, मतलब यही चलती रहे। NDA में फिजिक्स की 7 क्लासें लगाई। NDA में फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर पेपर बनाने वाला फिजिक्स के प्रति ईमानदार है, अगर ईमानदार नहीं तो 22 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 22 क्वेश्चन, मैक्सिमम लेके चलते हैं 25। एक क्वेश्चन 4 नंबर का NDA में। अब समझिएगा बात को, आपने 7 क्लासें दी हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। और अगर जो लोग इंटर पढ़ते समय कुमार मित्तल वगैरह पढ़े होंगे तो उन्होंने पढ़े होंगे कम से कम मेरे समझ से लगभग 54-55 चैप्टर 11-12 मिला के। कुमार मित्तल की एक किताब में, एक मतलब ईयर में 11 में 28-29 चैप्टर होते हैं, और दूसरी 12 की किताब में भी 28-29। 56 चैप्टर पढ़ाने हैं, 7 दिन का समय है। मतलब अगर चैप्टर के नामे भर बताते जाए और चैप्टर के अंदर हेडिंग कितनी है तो भी 7 दिन में पूरा होगा। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि अगर आप 56 चैप्टर मान रहे हैं तो 56 चैप्टर में से क्वेश्चन कितने आने हैं? 25 आने हैं। और उसमें 25 में ये है कि ऑप्टिक्स से अकेले 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका मतलब अगर ऑप्टिक्स 3 क्वेश्चन ले गई तो कम से कम 6-7 चैप्टर ऐसे निकल गए जिनसे कुछ नहीं आना है। लेकिन वो बात इसकी नहीं कि आना कितना नहीं है, बात इसकी है कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन उसके लिए उतना समय नहीं रहता ना, दिक्कत सबसे बड़ी ये है। जबरदस्ती मेडिकल हिस्ट्री पढ़ाई चला देते हैं, मेडिकल हिस्ट्री कुछ नहीं आता जाता पेपर में।
मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना बंद कर दिया लोगों ने, लेकिन बस क्लासेस देखो मिडिवल हिस्ट्री की कितनी रहती हैं, कथा बढ़िया सुनाई जाती है पुराने कालों की, है ना, गाना गा गा के बगल में आवाज जाती रहती है। चलिए, हिस्ट्री पढ़ने में मजा आती है, क्यों? सही है कि नहीं? हिस्ट्री क्लास कौन कौन करता है रेगुलर? बस, और कोई ना हिस्ट्री क्लास करने आता है? सब करते हैं ना। हिस्ट्री तो बढ़िया, जो सुनने में कथा जैसे सुनाई देती है, बढ़िया लगता है। प्रिज्म क्यों पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है डिस्पर्जन, वही सफेद लाइट 7 भागों में बट जाए। जरा समझिएगा ध्यान से। देखिए, प्रिज्म में 3 सरफेस होते हैं, ठीक है। 3D है तो बनाना पॉसिबल नहीं है। इस तरह के 2 सरफेस, फिर एक आगे से ऐसे, एक पीछे से और एक नीचे से, मतलब 3 सरफेस दिखाई देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? एक इधर वाला, एक इधर वाला और एक नीचे वाला। तो जिस पर प्रिज्म रखा रहता है वो बेस है, और जो अगल बगल वाले जो 2 सरफेस हैं उनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि अपवर्तक पृष्ठ। जो ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ है, ये दोनों हैं अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब है यहाँ से अपवर्तन होगा, यहाँ से क्या होगा? अपवर्तन। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस एंगल पे एक दूसरे से बने रहते हैं उसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं उसको? प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। इसको दिखाते हैं ए से। किससे दिखाते हैं? ए से। क्लियर है? प्रिज्म तभी काम करेगा जब लाइट कहाँ पर आ रही हो, किसी 2 में से किसी एक अपवर्तक पृष्ठ पर। एक से आएगी, दूसरे से जाएगी। ठीक, अब जरा समझिए, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट। अब मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण, ठीक है, जरा ध्यान से समझिए। ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर आपको क्या बनाना है? नॉर्मल बनाना है, अभिलंब। तो इस पृष्ठ की लंबवत रेखा खींच लीजिए ऐसे, इधर की तरफ। ठीक, अब जरा ध्यान से समझिए। प्रिज्म किसका बना है? कांच का। बाहर से लाइट आ रही है तो बाहर क्या होगी? वायु होगी। अरे तुमने कमरे में रख दिया प्रिज्म को, तो बाहर तो वायु है, अंदर क्या है? कांच। तो लाइट कहाँ से आ रही है? वायु से कांच में, यानी कि रेयर से डेंसर में। कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5, और वायु का कितना है? 1 से 1.5 जा रहा है, मतलब रेयर से कहाँ जा रहा है? डेंसर। जब रेयर से डेंसर जाते हैं तो लाइट कहाँ जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर। तो देखो, जाना था इसको सीधा, जाना था इसको सीधा, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये है नॉर्मल, तो ये बेंड होगी नॉर्मल की तरफ। तो ये हल्की सी नॉर्मल की तरफ क्या हो गई? बेंड हो गई। अब जरा इस पृष्ठ पर नॉर्मल खींचिए। जब इस पृष्ठ पर आप नॉर्मल खींचेंगे तो ये नॉर्मल इस तरह आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, लाइट है कांच के अंदर, जा रही है वायु में, तो कहाँ से कहाँ जा रही है? सघन से विरल, तो कहाँ जाएगी? अभिलंब से दूर। जाना है सीधे, अभिलंब है ये, तो अभिलंब से दूर। क्लियर है? जिस कोण पर आ रही है वो आपतन कोण है, जिस कोण से जा रही है वो ई से दिखाते हैं उसको, उसको बोलते हैं निर्गत कोण। ये कौन सा कोण है? निर्गत कोण। ई कहाँ से आया? एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? जो ये कोण है आपका, देखिए अभिलंब, और इसको भी मिटा दो, इसको बाद में बनाएंगे। देखिए ये किरण कौन सी है? अपवर्तित किरण। अभिलंब है ये, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण R। तो यहाँ पर क्योंकि 2 कोण हैं तो एक का नाम R1 और एक का नाम R2, ये प्रिज्म कोण हो गया। ठीक है? अब इसमें एक कोण और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। करते क्या है, हम लोग को ये पता करना है कि लाइट जो इस तरह जा रही थी वो अपने पाथ से कितना डेविएट हुई, अपने मार्ग से कितना क्या हुई? विचलित हुई। ठीक है? विचलित क्यों हुई? ऐसे जा रही थी, हमने प्रिज्म रख दिया, फिर ऐसे जा रही थी, हमने प्रिज्म रख दिया, तो कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। तो उसके लिए करना ये है कि जो आपकी आपतित किरण है उसको आगे बढ़ा दीजिए, और जो निर्गत किरण है उसको पीछे बढ़ा दीजिए। जो कोण इन दोनों के बीच में बन रहा हो वही क्या है? डेल्टा। जैसे बात समझना, जा रही थी ऐसे, तुमने रखा प्रिज्म ऐसे, तो लाइट मुड़ गई इस तरह, यही तो हुआ है। जा रही है ऐसे और बाद में ऐसे चली गई, तो इसको तुमने कहाँ बढ़ा लिया? पीछे की तरफ, और ये कोण क्या हो गया? डेल्टा। जो आपकी आपतित किरण है वो अपने प्रारंभिक मार्ग से, ओरिजिनल, कितना डाइवर्ट हुई?
वही क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन को। ठीक है ना। तो थोड़ा और साफ सुथरा बनाइएगा। बोर्ड इतना गंदा है कि कुछ हो नहीं पा रहा है इसमें। ठीक, आपतित किरण को आगे बढ़ाइए, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाइए। निर्गत किरण है जो जा रही है, जो आ रही है वो आपतित किरण है। तो प्रिज्म बेसिकली क्या करता है, प्रिज्म अपवर्तन करता है। कितनी बार? 2 बार। ठीक, इसमें देखिए 2-3 बातें और हैं जो आपको याद रखनी है। एक इसमें कंडीशन होती है न्यूनतम विचलन की। न्यूनतम विचलन मतलब मिनिमम डेविएशन। ठीक, न्यूनतम विचलन का मतलब ये है कि जो विचलन कोण है ये क्या हो जाए, सबसे कम हो जाए। तो इसको हम लोग लिखते हैं किससे, डेल्टा एम से। एम फॉर मिनिमम। क्लियर है? किससे लिखते हैं, डेल्टा एम से। और न्यूनतम विचलन तब होता है जब आपका आई किसके बराबर हो जाए, ई के, मतलब जो आपका आपतन कोण और निर्गत कोण क्या हो जाए, बराबर। दूसरी कंडीशन कि जो R1 है वो R2 के क्या हो जाए, बराबर। मतलब जो दोनों आंतरिक कोण है, कौन से, अपवर्तन कोण, वो बराबर होने चाहिए। और आई बराबर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। ये किसके लिए शर्त है आवश्यक, न्यूनतम विचलन के लिए। क्लियर है? इसमें अगर आप लोग को याद हो तो एक आप लोग इसमें प्रिज्म सूत्र पढ़ते थे। प्रिज्म सूत्र का काम होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना। किसका अपवर्तनांक निकालना, प्रिज्म का। तो इसका सूत्र याद रखिएगा, म्यू पी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। ठीक, यही सूत्र आपको किताबों में मिलेगा, लेकिन इस सूत्र में भी एक समस्या है। दिक्कत यही है, दिक्कत ये कि ये भी सूत्र रटने वाला है। इस सूत्र में एक समस्या ये है कि ये सूत्र तभी तक वैलिड है जब तक आपका प्रिज्म वायु में रखा हो। कहाँ रखा हो, वायु में। जैसे आपसे कोई पूछे आपका प्रिज्म वायु में रखा है, उसका न्यूनतम विचलन कोण इतना है, प्रिज्म कोण इतना है, बाकी बताइए अपवर्तनांक कितना हो, इस सूत्र रखेंगे मान आ जाएगा। लेकिन अगर कहते हैं कि प्रिज्म पानी के अंदर रखा है, फिर समझ रहे हैं, उसके लिए सूत्र क्या था, उसके लिए सूत्र यहाँ पर एक टर्म और आता था जिसको बोलते थे म्यू एम। अब ये थोड़ा इसको और व्यवस्थित लिख दिया जाए, गंदा ना लगे देखते हैं। पहले ये है म्यू एम, फिर है यहाँ साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। जब आप मान लेते हैं कि माध्यम क्या था, वायु का, तो वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाता है, 1, और ये सूत्र से गायब हो जाता है। लेकिन अगर वायु नहीं है तो फिर आपको इसको लेके, आप लोग के उसमें सिलेबस वगैरह कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि आप लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं बेसिकली, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मालूम हो तो फिर गलत बताने में थोड़ा तकलीफ होती है, इसलिए बता दिया। इस सूत्र में यहाँ पर क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक। कौन सा माध्यम, जिसमें प्रिज्म रखा हुआ है। अगर प्रिज्म वायु में रखा है तो ये अपने आप 1 हो जाएगा, सूत्र वही वाला बचेगा। लेकिन अगर कह दें कि नहीं पानी में रखा है तो यहाँ 1.33 लगाना पड़ेगा। ठीक है, म्यू पी फॉर प्रिज्म, प्रिज्म का अपवर्तनांक, म्यू एम मतलब मीडियम का अपवर्तनांक, ए आप जानते हैं प्रिज्म कोण, डेल्टा एम मतलब न्यूनतम विचलन कोण, और ए आपका फिर से वही प्रिज्म कोण। ये हो गया प्रिज्म का सूत्र। हो गया, मिटा दें।
देखिए प्रिज्म का काम है अपवर्तन करना। प्रिज्म पॉपुलर है किसके लिए? डिस्पर्जन के लिए। अगर प्रिज्म में सफेद लाइट भेजें तो 7 भागों में क्या हो जाएगी? बट जाएगी। सही है ना? अब देखिए क्यों बढ़ रही है, इसका कारण क्या है ये भी समझना है। मान लीजिए यहां से व्हाइट लाइट आई। कौन सी लाइट है ये? व्हाइट। तो व्हाइट में आप जानते हैं 7 कलर होते हैं। कौन कौन से? विबग्योर। ये 7 से मिलके बनी है। तो होता ये है कि जब लाइट यहाँ से क्या होती है? पास होती है तो 7 भागों में बटती है। कितने हो गए? 6। सबसे नीचे कौन सा मिलता है? 6। इसका मतलब क्या जरा समझिएगा। अगर मैं आपतित किरण को आगे बढ़ा दूं तो ये आगे बढ़ गई, ठीक। मतलब अगर प्रिज्म ना होगा तो ये सीधे चली जाती। ये लाल वाली है, इसको जरा पीछे बढ़ाओ तो लाल रंग के लिए जो विचलन कोण आया डेल्टा वो ये है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वॉयलेट वाली को पीछे बढ़ा दूं तो ये जो अब कोण आ रहा है वो ये है। कौन बड़ा है? कौन सा कोण ज्यादा बड़ा है? वॉयलेट का ज्यादा बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है। चित्र से भी दिख रहा है कि जो बैगनी रंग है वॉयलेट है, इसका जो विचलन है वो क्या है? ज्यादा है। देखिए ये जा रहा था ऐसे और ये पहुंच गया ऐसे, लेकिन लाल का विचलन क्या है? कम है। लाल के लिए विचलन कोण भी कितना है? कम। जो डेल्टा वी है वो क्या है? बहुत ग्रेटर है किससे? डेल्टा आर से। मतलब बैगनी रंग का विचलन कोण क्या है? ज्यादा। लाल रंग का विचलन कोण क्या है? कम। तो होता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, कौन सी? सफेद रंग की, किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने 7 भागों में क्या हो जाती है? बट जाती है। ये 7 इसी के भाग थे। बस प्रिज्म ने जादू नहीं किया है, प्रिज्म ने केवल इसको अलग अलग किया है। प्रिज्म ने 7 कलर नहीं बना दिए हैं। बात समझ आएगी नहीं? प्रिज्म ने केवल इन 7 कलर को अलग अलग कर दिया। 7 लाइट के ही कलर है खुद के अपने। ये जो आपको 7 कलर मिलते हैं इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। किसका स्पेक्ट्रम? ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक। और ये जो घटना हुई, कौन सी घटना? कि सफेद लाइट 7 भागों में बटी, इस घटना को बोलते हैं विक्षेपण। विक्षेपण मतलब डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं इसको? विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या है? सफेद प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर अपने 7 भागों में बट जाना क्या कहलाता है? विक्षेपण। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? बोलो। बात आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? प्रिज्म के पास ऐसी क्या व्यवस्था है कि ऐसा कर रहा है वो? तो उसके लिए जरा एक बार और समझ लीजिए थोड़ा सा प्रोसेस। आपने अभी भी सूत्र पढ़ा था, म्यू बराबर C/V। क्लियर है? एक सूत्र अगर आपको याद हो तो ठीक है, ना याद होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। V का सूत्र होता है F × लैम्डा। ये वेग बराबर आवृत्ति × तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य जानते हैं ना? तरंग दैर्घ्य नहीं जानते हैं? कौन कह रहा जानते हैं? हाँ बताइए क्या जानते हैं? तरंग दैर्घ्य की परिभाषा। हवा में तीर मार रहे हो। मैं जीएस का मास्टर नहीं हूँ कि हवा में उड़ा दोगे, तो फिजिक्स का मास्टर हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? क्या जानते हो बताओ? खत्म? चलिए जान के आना फिर बताना। देखिए यहां से देखिए जरा ध्यान से,
सी आपका क्या है, कांस्टेंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल, आवृत्ति। इसके बारे में एक चीज कहीं लिख लीजिएगा ध्यान से, अगर अपवर्तन हो रहा है तो आवृत्ति बदलती नहीं है, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपवर्तन की घटना में आवृत्ति नहीं बदलती है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अपवर्तन ही हो रहा है तो ये एफ भी कांस्टेंट हो गया। अब केवल एक कहानी बची, म्यू प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा। ये म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये लैम्डा कहाँ है, 1/। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, अगर आप लोग जानते हो तो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जानते हैं? जानते हैं क्या होता है दोनों में अंतर? एक बढ़ेगा एक घटेगा, समानुपाती में एक बढ़ेगा दूसरा ही बढ़ेगा। एक अंश में एक कहाँ हर में, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। क्या हो रहा है, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो, घटेगा। क्लियर है? जरा ध्यान समझिएगा। पानी शुरू। सब जानते हैं क्या कि जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है वो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य से बहुत ज्यादा होती है कि नहीं? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य 8000, बैंगनी की तरंगदैर्घ्य 4000 के आसपास। तो अगर लैम्डा आर ज्यादा है लैम्डा वी से, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि म्यू आर छोटा होगा म्यू वी से? इनवर्स में है ना, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम। तो लैम्डा किसका ज्यादा है, आर का, तो म्यू क्या है, इसका कम है। क्लियर है? म्यू क्या है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यही बताएगा कि अपवर्तन कितना होना है, अपवर्तनांक यही बताएगा कि अपवर्तन कितना होना है। जिसका अपवर्तनांक कम है उसका अपवर्तन कम होगा। अपवर्तन क्या था, अपने मार्ग से विचलित हो जाना। तो जिसका अपवर्तन कम होगा अपने मार्ग से वो कम विचलित होगा। तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम है तो लाल रंग कम विचलित हुआ। बैगनी का अपवर्तनांक ज्यादा है तो बैगनी ज्यादा विचलित हो गया। तो अगर कोई पूछता है आपसे, मान लीजिए कि ये प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब कलर, वर्ण मतलब कलर, विक्षेपण माने अलग अलग हो जाना, इसका कारण क्या है? तो आप बताएंगे कि माध्यम में अलग अलग रंगों की चाल अलग अलग होती है। ठीक है ना? यहाँ से आप इसकी बात भी कर सकते हैं, जैसे आपने सूत्र भी लिखा था V = F लैम्डा, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा। जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी चाल कम। ठीक है? यहाँ से भी इसको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए पहले यहाँ से समझिए, क्या कहेंगे, अलग अलग रंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग, अलग अलग रंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग, अलग अलग तरंगदैर्घ्यों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग, और अपवर्तनांक अलग अलग तो सबका अपवर्तन भी अलग अलग। जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका अपवर्तन कम, जिसकी तरंगदैर्घ्य कम उसका अपवर्तन ज्यादा। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा, अपवर्तन क्या हुआ, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम, तो अपवर्तन क्या हुआ, ज्यादा। एक तरीके से समझ लीजिए। अच्छा मान लीजिए आपके पास कोई कांच है, उसमें एक बंदूक मतलब गोली, गन फायर करिए, गोली कांच से निकली। एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, पत्थर लीजिए और कांच में मारिए। दोनों में से कौन ज्यादा डैमेज करेगा कांच को? पत्थर। गोली क्यों नहीं करेगी? गोली का वेग ज्यादा है। तो गोली का वेग ज्यादा है, उससे क्या होगा? मान लो तुमको कोई धीमे से मारेगा तो ज्यादा तेज लगेगा कि तेज से मारेगा तो ज्यादा तेज लगेगा? काली कंडीशन है उसमें, क्या तो आदमी कांच कहाँ है? देखिए जब आपका वेग ज्यादा होता है तो आप मीडियम को कम डिस्टर्ब करते हैं, निकल गए तेजी के साथ। और वेग आपका धीमा है तो मीडियम को आपने डिस्टर्ब ज्यादा किया। सूत्र होता है वेग का ये, V = F लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, लैम्डा के। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो लाल रंग का वेग भी ज्यादा है, उसकी चाल क्या है, ज्यादा लाल रंग की, तो लाल रंग जल्दी निकल जाता है। जब जल्दी निकलता है तो प्रिज्म उसको डिस्टर्ब कम कर पाता है। भाई प्रिज्म का काम क्या है, आ गए हो अंदर, पकड़ के मोड़ देना। लाल बहुत तेज निकलेगा तो लाल जल्दी निकल जाएगा, कम मुड़ पाएगा। बैगनी आ रहा है आराम आराम से तो प्रिज्म भी कह रहा है चल थोड़ी और मुड़, थोड़ी और मुड़, थोड़ी और मुड़, मुड़ते मुड़ते यहाँ। तो चाहे इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, चाहे इस तरह कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ये भी प्रोसेस है और ये भी प्रोसेस है। प्रोसेस एक तीसरा भी है जिसमें आपको मतलब का नहीं है, इतने प्रोसेस पर्याप्त है आपके लिए समझाने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। सब रंग की तरंगदैर्घ्य अलग अलग, तरंगदैर्घ्य अलग अलग तो अपवर्तनांक अलग अलग, अपवर्तनांक अलग अलग तो अपवर्तन अलग अलग। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसका अपवर्तन भी ज्यादा, जिसका अपवर्तनांक कम उसका अपवर्तन भी कम। जिसका अपवर्तन ज्यादा मतलब मार्ग ज्यादा विचलित हो गया,
अपवर्तन कम माने कम विचलित हुआ, अपवर्तन यही तो था, अपने मार्ग से विचलित होने की घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। जिसका अपवर्तन ज्यादा वो ज्यादा विचलित हो गया, जिसका कम हुआ वो कम विचलित हुआ। तो लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है तो कम विचलित होता है, बैगनी का अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है तो क्या होता है? ज्यादा विचलित होता है। क्लियर है? जब ये घटना पहली बार खोजी गई तो इसमें ये चर्चा हुई कि लाइट के 7 कलर अपने खुद के हैं कि प्रिज्म 7 बना देता है। तो इसके लिए न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम था न्यूटन क्लासिक एक्सपेरिमेंट। उसने कुछ नहीं किया, उसने एक प्रिज्म यहाँ पे उल्टा रख दिया, ये ऐसे था, उसने ऐसे रख दिया रिवर्स। तो उसने देखा कि जब उससे ये 7 लाइटें गई तो आपस से एक हो गई। तो इससे उसने क्या कहा कि प्रिज्म कुछ नहीं कर रहा भाई, अगर प्रिज्म करता तो 7 की 14 कर देता, फिर से 14 नहीं कर कितनी 49 कर देता। अरे अगर प्रिज्म के अंदर ये गुण होता कि एक को 7 में बांटेंगे तो 7 को 49 में ना बांट देता दूसरा वाला प्रिज्म, लेकिन उसने क्या देखा, जब दूसरा प्रिज्म यहाँ पर इस तरह रखा गया, मतलब ये ऐसे, तो ये 7 लाइट मिलके फिर से क्या बन गई? एक बन गई। इसका मतलब कि लाइट की प्रॉपर्टी उसके पास 7 है। समझ रही? नहीं, एक बार भेजा 7 में बट गए, उल्टा कर दिया तो 7 फिर से 1 बन गए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये किसका गुण है? लाइट का गुण है। किसकी प्रॉपर्टी है? लाइट की। किसके पास कितने कलर है? 7। प्रिज्म से गुजरती है तो 7 भागों में क्या हो जाती है? बट जाती है। क्लियर है? एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछता है, रेनबो किस कारण से बनता है? तो उसमें आपको जो आपके ऑप्शन हो उसमें जो सबसे लंबा ऑप्शन दिखाई दे, जो सबसे लंबा ऑप्शन दिखाई दे, जैसे एक ऑप्शन देगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा ऑप्शन देगा परावर्तन, तीसरा ऑप्शन देगा विक्षेपण, चौथा देगा कि ये भी, जो सबसे लंबा ऑप्शन दिखाई दे वही सही होगा। रेनबो बहुत बड़ी घटना है, बड़ी घटना पर बड़ी ना होती तो रोजे दिखाई देती है, कभी कभी दिखाई देती है। तो उसकी जो मेन है वो मेन है आपका TIR, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विक्षेपण तो होगा ही, विक्षेपण ना होगा तो जीवन में 7 में दिखाई देंगे। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण ये मुख्य है, तो जिस ऑप्शन में दोनों 7 में मिलेंगे आपको सबसे पहले उसको टिक करना है। उसके लिए एक कंडीशन और होती है, हमेशा याद रखिएगा, सूर्य आपके पीछे होना चाहिए, आप बीच में होने चाहिए, अब बारिश आपके आगे हो रही होनी चाहिए, तो फिर यहाँ पर आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। सूर्य कहाँ होना चाहिए? पीछे। जैसे पीछे सूर्य है, आप उधर देख रहे हैं और बारिश हो रही है तो दिखाई देगा, नहीं तो उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कभी कभी, मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि अगर दोपहर का समय है 12 बजे का, तो 12 बजे कभी हम इंद्रधनुष क्यों नहीं देख सकते? उसका एक कारण है, क्योंकि 12 बजे सूर्य यहाँ होता है खोपड़ी में। समझ रहे हैं कि नहीं? सूर्य को कहाँ होना पड़ेगा? पीछे। हम कहाँ खड़े होंगे? बीच में। बारिश कहाँ हो रही होगी? सामने। दोपहर में क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सूर्य कहाँ है? ओवरहेड, ऊपर। तो ओवरहेड है तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो रेनबो बनेगा नहीं। मुख्य कारण रेनबो के TIR और दूसरा आपका डिस्पर्जन। बात समझ में आ रही है? बोल रहे हैं बोलो, इसमें कुछ था मतलब का जो तुम्हें सही लगे अब तो समझ लो। सर हमने इंद्रधनुष देखा था शाम को, उसमें बारिश नहीं हो रही थी जब। हाँ, मैंने भी कभी कभी देखी, अभी मैं घर से आया था तो मेरी पूरी शर्ट भीगी, तुमने देखी थी कि नहीं? लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी। तुम जहाँ से देख रहे हो और जहाँ पे तुम देख रहे हो वहाँ हो सकता है बारिश हो रही हो। समझ गए? जब हम लोग पढ़ा करते थे 11-12 में, तो बरसात के दिनों में हम लोग एक फिनोमिना का इंतजार किया करते थे, घटना का। जैसे हम लोग देखा करते थे कि कहीं पानी बरस रहा है, कहीं नहीं बरस रहा, तो एक मन में जिज्ञासा रहती है कि वो बाउंड्री ढूंढी जाए, एक पाँव ऐसे रखें तो बारिश न हो रही हो, एक पाँव ऐसे रखें तो बारिश हो रही हो। ऐसा होता ही नहीं होता? जा रहे हैं जाने बारिश बरसने लगी, कई बार हम लोग जा रहे होते हैं, अचानक पानी देगा तो पीछे मुड़ के जाते हैं कि उधर चलते उधर नहीं हो रही थी। तो तुम देख रहे हो यहाँ से यहाँ नहीं हो रही है, जहाँ को देख रहे हो वहाँ को हो रही है। समझ रहे हो नहीं? ये ठीक, आगे बढ़े। अब इसी तरह की एक घटना होती है प्रकीर्णन। स्कैटरिंग।
मैं इसके कुछ पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ। आकाश का नीला दिखाई देना, बादलों का सफेद दिखाई देना, तीसरा समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, चौथा सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, दोपहर के समय कैसा दिखता है सूर्य, पीला टाइप है ना, पीला दिखाई देना। और अंतरिक्ष में किसी यात्री को वायुमंडल कैसा दिखता है, काला दिखाई देता। ठीक, ये सब घटनाएं किसकी हैं, स्कैटरिंग की, प्रकीर्णन की। लेकिन प्रकीर्णन कई प्रकार का होता है। ठीक है, पहले तो समझिए प्रकीर्णन है क्या। प्रकाश किरणें किसी छोटे से कण से टकराएं और कई दिशाओं में क्या हो जाए, फैल जाए। बात समझ रहे हैं। प्रकाश किरण का किसी पार्टिकल से, किसी कण से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाना, फैल जाना, क्या कहलाता है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णित हो जाना। अब प्रकीर्णन में देखिए अलग अलग ये है सब प्रकीर्णन, लेकिन ये अलग अलग तरह की प्रकीर्णन है। क्लियर है, जैसे समझिएगा। बेसिकली 3 तरह की प्रकीर्णन है, जिसमें से सबसे जो मेन है वही सबसे ज़्यादा दिख रहा है। एक हाँ इसमें और रह गया, खतरे के निशान का, खतरे के निशान को लाल रखा जाना। ठीक, आकाश का नीला दिखाई देना, रैले स्कैटरिंग। बादलों का सफेद दिखाई देना, इसको बोलते हैं मी स्कैटरिंग। समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, इसको बोलते हैं रमन स्कैटरिंग। बस इसके बाद सब रैले रैले रैले, ये भी सब रैले अंतरिक्ष में, ये तो स्कैटरिंग नहीं हुई, ये भी रैले। ठीक, रैले देखिए ध्यान से, कंडीशन समझिएगा। रैले स्कैटरिंग की जो प्रकीर्णक का आकार है वो तरंगदैर्घ्य की कोटि, कोटि का मतलब होता है ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक, तरंगदैर्घ्य से छोटा है, सॉरी, तरंगदैर्घ्य से छोटा हो। दूसरा बादल है, प्रकीर्णक का आकार तरंगदैर्घ्य की कोटि का। ठीक, ये अलग फिनोमेना है। वाटर मॉलिक्यूल्स से स्कैटरिंग हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल से। बाकी रैले की कहानी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। वायुमंडल का काला दिखाई देना क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई कण, कण का हमारे यहाँ से क्या मतलब है, प्रकीर्णक नहीं होता, जिससे कि
प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, मतलब प्रकीर्णन ही नहीं हो रहा है। प्रकीर्णन नहीं हो रहा तो लाइट हर जगह फैलेगी नहीं, जब लाइट फैलेगी नहीं तो सब क्या है, ब्लैक लाइट। जरा समझिए ध्यान से, आकाश का नीला दिखाई देना स्कैटरिंग है। कौन सी है, रैले स्कैटरिंग है। कैसे काम करती है रैले स्कैटरिंग समझिए, सबसे आसान यही है। तो देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, रैले स्कैटरिंग की कंडीशन क्या होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि जो आपकी प्रकीर्णित प्रकाश है, स्कैटर्ड लाइट है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ की 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, तरंग दैर्घ्य की चतुर्भुज के व्युत्क्रमानुपाती। सीधे से सिस्टम समझिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, मतलब जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसका प्रकीर्णन कम होगा। बात समझ रहे कि नहीं, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसके लिए प्रकीर्णन कम, तरंग दैर्घ्य कम तो प्रकीर्णन ज़्यादा। ठीक, आकाश नीला दिखाई दे रहा है, लाइट आई वहाँ से वायुमंडल से टकराई, वायुमंडल से टकराने के बाद वायुमंडल की कणों से क्या हुआ, उसका प्रकीर्णन हुआ। प्रकीर्णन हुआ तो प्रकीर्णन में क्योंकि आप जानते हैं नीले रंग की तरंग दैर्घ्य लाल रंग की तुलना में क्या होती है, बहुत ज़्यादा। देखिए बात समझिए, मैं एक बार फिर यहाँ लिखता हूँ, विद्युत सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है, बी की, फिर आई की, फिर बी की। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, बी का, वॉयलेट का। सबसे कम किसका होगा, रेड का। ठीक, अब देखिए जो वॉयलेट और इंडिगो है इनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। फिर तीसरे नंबर पे किसका होता है, ब्लू का। तीसरे नंबर पे किसका होगा, ब्लू का। वॉयलेट और इंडिगो के लिए जो हमारी आंखें वो सेंसिटिव नहीं है, वॉयलेट और इंडिगो के लिए जो हमारी आंखें हैं वो सेंसिटिव नहीं है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा कलर कौन सा दिखता है, नीला। कौन सा दिखता है, नीला। आकाश में भाई ऊपर से लाइट आई, जिसका प्रकीर्णन कम होगा वो नीचे तक आएगी, जिसका प्रकीर्णन वही हो गया तो ऊपर क्या हो गया, सब ब्लू ब्लू। समझ रहे हैं, सब कलर चले आ रहे थे। नीले ने कहा कि हम पूरा वहीं खर्चा हो जाएंगे ऊपर ही, बाकी हमें नीचे नहीं जाना है, तो ऊपर क्या दिख रहा है, नीला दिख रहा है। क्यों, नीले का प्रकीर्णन ज्यादा। कोई पूछे कि नीले का क्यों ज्यादा, नीले ज्यादा तो वायलेट और इंडिगो का है, बिल्कुल है। लेकिन जो हमारी आंखें हैं वो सेंसिटिव नहीं है, किसके लिए, वॉयलेट और इंडिगो के लिए। हमारी आंखें जो सेंसिटिव होती है इसको बोलते हैं आंखों का सुग्राही होना, तब ग्रहण करना। जिस रंग को ग्रहण करती है सबसे अच्छा कौन सा है, ब्लू। इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। कौन सा प्रकीर्णन हुआ, रैले। क्यों, क्योंकि रैले के हिसाब से जिसकी तरंग दैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा, तो ब्लू का प्रकीर्णन क्या है, ज्यादा। क्लियर है। इसी का जस्ट अपोजिट खतरे के निशान का लाल रखा जाना। भाई आप क्या चाहेंगे कि जो खतरे का निशान है वो दूर से दिख जाए आदमी को। दूर से दिखने का मतलब क्या है कि जब लाल रंग की आप लाइट जलाएं तो वो दूर तक पहुंचे। दूर तक पहुंचने का मतलब है कि उसका प्रकीर्णन कम हो। प्रकीर्णन होने का मतलब फैल गई तुरंत, खत्म हो गई, और प्रकीर्णन कम होने का मतलब क्या है, दूर तक जाना। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो उसका प्रकीर्णन कम, तो कहाँ तक जाती है, दूर तक जाती है। इसलिए खतरे के निशान कैसे बनाए जाते हैं, लाल, ताकि आदमी दूर से देख ले। क्लियर है। इसी का सेम सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। देखिए समझिएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक, सूर्यास्त मान लीजिए यहाँ से हो रहा है और सूर्योदय यहाँ से हो रहा है। ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ पर है, दोपहर में सूर्य यहाँ है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ समझिएगा, ये दोपहर और सुबह शाम। जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है उस समय जो क्षैतिज है, आपका क्षैतिज है, यहाँ से सूर्य ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, फिर नीचे की तरफ जाके यहाँ अस्त हो जाएगा, नीचे का हमको नहीं दिखाई देगा। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य की दूरी होती है किससे, क्षैतिज से। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं सेंटर से तो ये दूरी सबसे ज्यादा है। देखिए ये दूरी बहुत कम है इसकी तुलना में। तो जब सूर्यास्त और सूर्योदय होता है तो सूर्य सबसे दूर होता है हमारे, और आप जानते हैं दूर तक केवल कौन सा रंग पहुंचेगा, लाल। दूर तक कौन सा रंग पहुंचेगा, लाल। इसलिए सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, क्योंकि बाकी रंग वहीं खर्चा हो जाते हैं, वो सब वहीं क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णन में। बचता कौन सा है, दूर तक आने के लिए लाल। दोपहर के समय जब सूर्य यहाँ ऊपर पहुंचता है तो दूरी एक कम बचती है, तो कई सारे रंग पहुंच जाते हैं। सब नहीं पहुंच पाएंगे, अगर सब पहुंच जाते तो क्या बन जाता, सफेद बन जाता। लेकिन सब नहीं पहुंचे, पीछे के कुछ पहुंचे तो हल्का सा कैसा इफेक्ट मिलता है, येलो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट मिलता है, येलो। सब नहीं पहुंचेंगे, कुछ तो खर्चा ही हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर पहुंच गए 3-4। जब 3-4 पहुंच गए तो क्या मिला, येलो। क्लियर है। बहुत दूर तक कौन पहुंचेगा, केवल लाल। तो सूर्यास्त सूर्योदय के समय लाल, दोपहर के समय हल्का पीला टाइप का।
तो देखिए ये हो गया सूर्यास्त, दोपहर हो गया, अंतरिक्ष हो गया, खतरे के निशान का लाल हो गया, समुद्र का पानी नीला रमन स्कैटरिंग है, बादलों का सफेद। इसमें देखिए क्या है, कंडीशन अलग है थोड़ा सा। जो बादल होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? बादल में क्या रहता है बेसिकली? पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स है और क्या है, और कुछ गैस टाइप की रहती है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो साइज है वो बड़ा होता है। इसकी कंडीशन क्या थी कि जो प्रकीर्णक है, प्रकीर्णक मतलब जिससे लाइट टकरा रही है, वो छोटा होना चाहिए जिससे लाइट की वेवलेंथ है। ये क्या है कि जब दोनों क्या हो बराबर हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे इस कंडीशन में इसने क्या कहा रैले ने, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम, जिसकी तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। लेकिन बाई स्कैटरिंग में क्या होता है, सभी रंग बराबर बराबर स्कैटर्ड होते हैं। तो मान लीजिए व्हाइट लाइट आई, सभी रंग बराबर बराबर निकले, जब सभी बराबर निकलेंगे तो मिलकर फिर से क्या बना लेंगे, सफेद। अरे सफेद से बटे सब कलर और सब बराबर बराबर जा रहे हैं। पहले डिफरेंस क्या था कि नीला वहीं रुक गया, पीला कुछ दूर तक आया, वहां से लास्ट में कौन आया, लाल। तो अलग अलग चीजें दिखने लगी कि सूर्योदय सूर्यास्त लाल दिख रहे हैं, आसमान नीला दिखाई दे रहा है। लेकिन जब सभी रंग बराबर बराबर फैलेंगे तो सभी फैल के फिर से क्या बना लेंगे, सफेद। तो बादल कैसे दिखाई देते हैं, सफेद दिखाई देते हैं। क्लियर है, नोट करिए। मिलते हैं फ्राइडे को साइंस क्लास।